हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज का ये वीडियो है पार्ट 2 क्लास 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ऑलरेडी मैंने इसमें पार्ट 1 बना दिया है जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के उसको ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. सो वी विल स्टार्ट विद द टर्म्स जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स, एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ट्रेड्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, bills payable, trade payables, voucher, discount and its types, insolvent, bad debts recover, livestock and investment। तो ये भी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पार्ट 1 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म रिसिट्स। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी सोर्स इज नोन एज रिसिट्स। तो किसी भी सोर्स से आपको जो भी कलेक्शन ऑफ मनी होता है दैट इज टर्म्ड एज रिसिट्स। अब देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, बहुत सिंपल और कॉमन एग्जांपल्स हैं कि लाइक कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स बेचा, आपको पैसे मिले, दैट इज रिसिट्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो आप डेटर्स से कलेक्शन ले रहे हैं पैसों का आपने, तो वो भी एक रिसिट्स है। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज अ कंपनसेशन, आपका इंश्योरेंस का क्लेम जो मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी एक रिसिट्स है। देन कैश रिसीव्ड अगेंस्ट लोन टेकन फ्रॉम बैंक एट्सेट्रा। तो ये सब के सब एग्जांपल्स हैं रिसिट्स के। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन द टू टाइप्स ऑफ रिसिट्स, दैट इज कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल रिसिट से। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रेवेन्यू और रेगुलर इन नेचर। तो आप सभी को बता दूं, जब भी कभी आपको रिसिट्स या एक्सपेंडिचर्स के पहले एज अ प्रीफिक्स रेवेन्यू वर्ड मिलता है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है रेगुलर या नॉर्मल, और अगर वहाँ कैपिटल वर्ड लगा है तो उसका मतलब हो जाएगा इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो कैपिटल रिसिट्स है वो किसी ऐसे ट्रांजैक्शन से हमें मिलता है जो कि रेगुलर या रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। एंड एग्जाम्पल्स हैं हमारे कैपिटल रिसिट्स के, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, गुड्स के अलावा जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, then capital contributed by the proprietor। all these are the examples of capital receipts by means irregular natures के हैं ये सब। नेक्स्ट आता है आपका revenue receipts। it is the amount received in the normal course of business, मतलब बिजनेस का जो बेसिक एक्टिविटी होता है उससे रिसीव होने वाला पैसा, against sale of goods or rendering the services। they are shown in the trading and profit and loss account, and इसके examples हैं like money obtained from sale of goods, then commission or fees received for services rendered, then interest and dividend received on investment। तो ये सब हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेगुलर नेचर पर बेसिस पर हमें मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडिचर टर्म की तरफ, जो कि एक्सपेंस से काफ़ी अलग है। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods और services is called expenditure। तो देखिए गुड्स, सर्विसेज या एसेट्स को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए किसी भी तरह का कैश पेमेंट या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र यानी एक्सचेंज कर लेना, या फिर लाइबिलिटीज़ क्रिएट करना यानी कि लोन लेना है ना, या फिर किसी क्रेडिटर से उधार पर लेना, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एंड देन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड नाउ वन बाय वन हम तीनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets। किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदना या उसको इंक्रीज की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग में 2 और कमरे बनवा लिए, तो ये एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग कहलाएगा, तो ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ क्योंकि उससे उस बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करती है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट नॉर्मली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। It is incurred for the purpose of increasing the earning capacity of business. As such, the amount spent on the purchase of erection of the building, plant, furniture, etc. is capital expenditure। तो ये सब इसके
एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स हैव द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच, मतलब जितना आप खर्चा करते हो सारा का सारा उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड एंड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इल्स बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक साल से ज़्यादा का इसका बेनिफिट नहीं होता है. इट इज़ इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी दैट इज़ फॉर कीपिंग द असेट्स इन द एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर. आप अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसको करते हैं. जैसे आपने मशीन खरीदा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट मशीन का आप रेगुलर कोर्स ऑफ वर्किंग में रिपेयर करवाते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कहलाएगा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सच एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, या जैसे मैंने रिपेयर्स कहा, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ लेट्स हैव डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो लिखा है इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन रेवेन्यू से थोड़ा अलग भी है. कैसे है? तो बट इट इज़ चार्ज्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज ऑफ इट्स एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अक्रू इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर. तो जैसा आपने देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मीनिंग क्या आती है कि जिसका बेनिफिट सिर्फ एक साल में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ बोला गया कि इसका बेनिफिट एक साल के लिए नहीं होता, उससे ज़्यादा मिलता है हमें, लेकिन इसका नेचर रेवेन्यू का ही होता है और ये हमें एक साल में नहीं कई साल के अंदर यूज़ हम इसको कर पाते हैं टुकड़ों में, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और इसके एग्जांपल्स पे आते हैं. तो जैसे कि लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. तो देखिए, एडवर्टीजमेंट कराना तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक बड़े अमाउंट का एक्सपेंडिचर करवाया दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट टर्म, स्टॉक. द अनसोल्ड पोर्शन ऑफ गुड्स इन द बिजनेस एंटरप्राइज इज टर्म्ड एज स्टॉक. हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में जो भी गुड्स अनसोल्ड पड़ा रह जाता है उसी को कहते हैं स्टॉक. और अनसोल्ड गुड्स मतलब विच आर द परचेज फॉर रीसेलिंग, जिसको हमने रीसेल के लिए खरीदा उसी की हम बात कर रहे हैं. एंड इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. एक है आपका ओपनिंग स्टॉक एंड अदर इज क्लोजिंग स्टॉक. नाउ इनके भी मीनिंग देख लेते हैं. बहुत सिंपल मीनिंग है. ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 में, तो अप्रैल 1 आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग ईयर, ओपनिंग डेट. तो इसी डेट में जो स्टॉक आपके पास होगा दैट इज टर्म्ड एज ओपनिंग स्टॉक. ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट टर्म क्लोजिंग स्टॉक की तरफ. क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. तो जैसे आपने देखा कि अप्रैल 1 में बिजनेस स्टार्ट होता है, लेकिन मार्च 31 में बिजनेस आपका क्लोज होता है. तो मार्च 31 में जो स्टॉक का बैलेंस आपके पास होगा दैट विल बी टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री. अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन्वेंट्री और स्टॉक ऑलमोस्ट तो सेम मीनिंग रखते हैं, बट स्पेसिफिक कंडीशंस में इनकी मीनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है. उसी को आज मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहूँगा. इन्वेंट्री इज़ अ वाइडर टर्म विच ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक. यानी अगर ये सर्कल इन्वेंट्री है तो इसके अंदर आपका स्टॉक भी इंक्लूड है. ठीक है. मतलब जैसे ये मैं कह दे रहा हूँ कि ये स्टॉक है और ये जो आउटर सर्कल है ये क्या है? इन्वेंट्री. यानी इन्वेंट्री में आपके स्टॉक भी इंक्लूड होता है. ऐसा क्यों कहा गया वो आप समझेंगे अभी आप. इन अ नॉर्मल सेंस स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज आर टेकन एज सिनोनिम. तो इन्वेंट्री हो या स्टॉक, दोनों को आमतौर पर तो हम नॉर्मल भाषा में एक ही मानते हैं. नॉर्मली इन्वेंट्री टर्म इज़ यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री. तो जो इन्वेंट्री जो टर्म है इसको नॉर्मली कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है? मैन्युफैक्चरिंग. और जो हमारे ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं जहाँ गुड्स खरीदा और बेचा जाता है वहाँ पे जनरली ये वर्ड नहीं यूज़ होता, वहाँ पे स्टॉक ही यूज़ होता है. इसीलिए स्टॉक कहिए आप या इन्वेंट्री, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. लेकिन जब बिजनेस में फ़र्क आप करते हैं, प्रोड्यूसिंग कंपनी है यानी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आपका ट्रेडिंग कंपनी है, तो इन दोनों टर्म में थोड़ा सा फ़र्क है. नाउ टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री देख लेते हैं. जैसे आपने देखा था स्टॉक के दो टाइप्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इसके लेकिन दोनों ही टाइप है, इसके टाइप्स ज़्यादा हैं. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से गुड्स बनना शुरू होता है, जो पहुंचता है फिर वर्क इन प्रोग्रेस पर. उसके बाद सेमी फिनिश्ड गुड्स होता है और उसके बाद आता है फाइनल फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. तो इतने सारे प्रोसेस से गुजरता है, इसी हिसाब से ये सारे उसके स्टॉक है. देखिए, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक. तो देख सकते हो आप इन्वेंट्री में स्टॉक भी इंक्लूड होता है. नाउ वन बाय वन की मीनिंग जानेंगे हम. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. देखिए, रॉ मटेरियल आप सब समझते हो, तो उन्हीं का स्टॉक दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज्ड फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड.
तो होता ही है कि हम जिस चीज़ को एज रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं हमेशा वो ख़त्म नहीं रहता हमारे स्टॉक में, वो स्टॉक में पड़ा रहता है और जितना ज़रूरत पड़ता है हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो स्टॉक अब भी स्टॉक में पड़ा है हमारे रॉ मटेरियल्स का, उसी को कहते हैं हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऐसे ही है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो लिखा है इट इज़ अ स्टॉक दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, दैट इज़ देयर आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स। तो लिखा है कि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुए हैं और अभी भी उस प्रोसेस में हैं, तो इसी को पार्टली फिनिश्ड गुड्स भी कहा जाता है। इट इज़ वैल्यूड एट एन एग्रीड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो इसकी वैल्यू कैसे की जाती है? अब तक जितना उसमें रॉ मटेरियल लगा लिया आपने, या फिर जितना लेबर कॉस्ट उसमें खर्चा हुआ, या फिर जो और भी चार्जेस में लगाए हैं, उन सब का टोटल कहलाता है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देन आता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोसेस्ड, यानी प्रोसेसिंग पूरा हो चुका है, दैट इज वाई दैट दे आर नोन एज फिनिश्ड गुड्स, एंड आर रेडी फॉर सेल बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पे थोड़ा मिस वर्ड लिखा गया है, स्टिल लाइंग अनसोल्ड होगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस गुड्स को आप पूरा प्रोसेसिंग कर चुके हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब तक वो सेल नहीं कर पाए, तो दैट विल बी नोन एज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। एंड लास्ट आता है आपका इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। तो जिस गुड्स को आप खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, लेकिन वो आपके पास अब भी पड़ा हुआ अनसोल्ड, तो दैट विल बी नोन एज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं डेटर्स। बहुत कॉमन सा वर्ड, बहुत इजी मीनिंग है इसकी, आप सभी प्रैक्टिकली इसको जानते हैं और आप में से कई लोग डेटर भी होंगे किसी ना किसी बिजनेस के। द टर्म रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म to whom goods are sold or services rendered on credit and the payment has not been received from them। तो ये वो लोग होते हैं जिनको कि गुड्स या सर्विसेज आप देते हैं लेकिन उधार पर, है ना, क्रेडिट मतलब उधार पर, यानी आपने उनको गुड्स बेच दिया है लेकिन पैसा अभी नहीं मिला, बाद में आपको मिलेगा, तो वो आपका जो उधार है दैट विल बी टर्म्ड एज योर डेटर। नाउ आता है नेक्स्ट उसी से मिलता जुलता वर्ड जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। तो जो डेटर्स होते हैं वो जब एक डॉक्यूमेंट बनता है जो कि सेलर बनाता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाने के लिए, तो उसको जब वो एक्सेप्ट करता है द अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, तो उसी फॉर्मेट को, उसी प्रोफॉर्मा को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल। टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो जो आपने अभी समझा डेटर्स की मीनिंग और अभी जो हमने समझा बिल रिसीवेबल की मीनिंग, इन दोनों का जब टोटल हम करते हैं तो दैट इज नोन एज योर ट्रेड रिसीवेबल। तो इससे एक फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, तो ये है वो फॉर्मूला, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। इसीलिए आप देख सकते हैं मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में डेटर्स, बिल रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल को एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का मीनिंग आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही क्रेडिटर्स पर आते हैं। नाउ इसका मतलब क्या है? द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम होम, अगेन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, होम यहाँ होगा, गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम। तो ऐसे लोग जिनसे हमने गुड्स खरीदा है, अक्वायर किया है या सर्विसेज ली हैं लेकिन उनको अब तक पेड नहीं किया, दे आर नोन एज द क्रेडिटर्स। तो उसी से सिमिलर एक वर्ड है बिल्स पेबल। अगेन सेम फॉर्मेट की ही बात होगी, अगर आप एक्सेप्टेंस लेते हैं तो आप कहोगे बिल्स पेबल है वो। देखिए बिल्स पेबल मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगेन वही फॉर्मेट जैसे मैंने कहा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन और एंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो मान लीजिए आपने इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया और बोलते हो आप कि 2 महीने के बाद हम आपका उधार चुका देंगे, तो ये आपने साइन किया, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? बिल्स पेबल। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स। तो जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल की मीनिंग थी बिल्कुल वैसे ही ट्रेड पेबल्स की मीनिंग है, द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इज नोन एज ट्रेड पेबल, और जिससे कि एक फॉर्मूला भी बन जाता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट टर्म है आपका वाउचर। काफ़ी कॉमन वर्ड है रियल लाइफ से, देखिए क्या है यहाँ पर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच प्रोवाइड द authorization to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts। तो पहली बात कि ये आपको ऑथोराइजेशन देता है पे करने का और साथ साथ ये बेस बनाता है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का अपने अकाउंट्स में। जैसे कि एग्जांपल्स ले लीजिए आप, कैश मेमो सबने देखा है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इनवॉइस और बिल एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाउचर।
नेक्स्ट टर्म में आते हैं डिस्काउंट, एक रियल लाइफ में काफ़ी कॉमन वर्ड जो हम सभी बीइंग अ कस्टमर डिमांड करते हैं अपने दुकानदार से। डिस्काउंट इज ईदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो ये वो अमाउंट या अलाउंस होता है जिसको कि ऑफर करता है सेलर अपने कस्टमर को गुड्स पर सेलिंग प्राइस पर देता है और या तो डिडक्शन देता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए अपने अमाउंट में से, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। और ये दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। नाउ वन बाय वन की मीनिंग जानेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, when discount is allowed by the seller to its customer at a fixed percentage on the list price or catalog price of the goods is called trade discount। जैसे मान लीजिए आप देखने जाते हैं, लिखा होता है 20% ऑफ। आप जरूर शॉपिंग मॉल गए होंगे, आपने ये सब लिखा हुआ कभी ना कभी देखा होगा। तो ऐसे केस में क्या इसका मतलब निकलता है, मान लीजिए आप कोई, जैसे आपने एक शर्ट पसंद किया, उस पर प्रिंटेड रेट है 2000, तो उस प्रिंट रेट, उस कैटलॉग प्राइस पर आपको 20% डिडक्शन, मतलब 400 रुपये कम करके आपको 1600 रुपये में वो बेचेगा। तो ये 400 रुपये आपके लिए क्या बन गया, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक यूज बाय द सेलर टू इंक्रीज द सेल, और ये जनरली अट्रैक्ट करने के लिए होता है अपने कस्टमर को, जिससे हमारा सेल बढ़ जाता है। इट इज़ नेवर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये बस डिडक्शन में इस्तेमाल होता है, बट इसको हम अपने अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ अगला टर्म है आपका कैश डिस्काउंट। When discount is allowed to a customer for making prompt payment, it is called cash discount. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि 2000 की शर्टिंग्स हैं, आपको 20% ऑफ किया, तो आपको वो कितने का पड़ रहा था, 1600 का। ठीक है, अब आपने कहा कि मैं इस अमाउंट को आज नहीं दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। तो आपको उस दुकानदार ने कहा कि सर अगर आप आज ही पेमेंट करेंगे तो आपको हम एडिशनल 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। तो अब आपने सोचा कि भाई तुरंत पैसा देने में हमें 100 रुपये और बचत हो जाएगी, तो क्यों ना आज ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो 100 रुपीज़ एडिशनली आपको डिस्काउंट मिल रहा है फॉर द पेमेंट, क्विक पेमेंट, दैट इज टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट। तो इट इज़ अ टेक्निक यूज बाय द सेलर टू मोटिवेट द डेटर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो जैसा आपने देखा कि आप पेमेंट करना चाहते थे 1 महीने बाद, लेकिन उसने आपको लालच दिया कि आपको 100 रुपये डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो आपने तुरंत उसको पे कर दिया। तो ये हो गया प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए किसी कस्टमर को मोटिवेट करना। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, ये रिकॉर्ड होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होता है। आइदर बाय यूजिंग डिस्काउंट अलाउड, तो आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो या तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज़ करते हैं या तो डिस्काउंट रिसीव। मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप किसी को ऑफर दे रहे हैं उस डिस्काउंट का, तो आप डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, और अगर आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है किसी से, तो आप डिस्काउंट रिसीव लिखोगे। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। It is a situation of a debtor in which he is not in the position to pay his debt। जैसे मैं आप सभी को थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एक मूवी का एग्जांपल लेके बताऊंगा। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, शिवाजी द बॉस। उस मूवी में दिखाते हैं रजनीकांत का एक ऐसा भी मूवी में सिचुएशन आता है जब वो अपने उधार को चुका नहीं पाता और उसके घर की सारी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम किया जाता है, और तब उसके उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं एक तरह से इंसॉल्वेंट। ठीक है, जब वो अपने सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो अपने उधार को चुका नहीं सकता है, तो उसी को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। नाउ बैड डेट्स। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद ही कोई पर्सन बैड डेट्स भी बन जाता है। नाउ ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ऑफ द डेटर, द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब ऐसा अमाउंट जो आप रिकवर कर ही नहीं सकते किसी से, फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड बैड डेट्स। इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस। तो मान लेते हैं आपने किसी को 2 लाख रुपए का सामान उधार में बेचा, ठीक है। अब भाई उसकी हालत फाइनेंशियली बड़ी ख़राब हो गई, वो कंगाल हो गया, जिसको हम इंसॉल्वेंट कह रहे हैं। तो अब आपको उधार चुका नहीं सकता। समहाउ आपने उसके प्रॉपर्टी को ऑक्शन कराया, नीलाम कराया, और उससे 50,000 रुपये आपको कैसे भी मिल गए, लेकिन फिर भी आपको कितना नहीं मिला, 1,50,000। तो ये 1,50,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, यही होगा बैड डेट्स। जो पैसा आपका डूब जाए, जो रिकवर ही ना हो पाए कभी फ्यूचर में, तो दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो देखिए, इंसॉल्वेंट से कोई बनता है बैड डेट्स, और जब कोई बैड डेट्स बन जाता है तो इन फ्यूचर उससे पैसे अगर मिल जाते हैं बैड डेट्स होने के बाद, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर। तो देखिए, समटाइम्स इट हैपन्स दैट आफ्टर राइटिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर एज अ बैड डेट्स प्रीवियसली ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी,
तो अगर किसी की इंसॉल्वेंसी की वजह से पहले कभी हमने किसी का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था, द अमाउंट फ्रॉम सच कस्टमर रिकवर्ड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक से उन पर्सन से पैसे कभी कभार मिल ही जाते हैं, इट इज टर्म्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड एंड इट इज अ गेन फॉर द बिजनेस। तो उसी को कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में तीनों एक साथ लेने के पीछे रीजन था, इंसॉल्वेंट के वजह से, इंसॉल्वेंसी के वजह से कोई बनता है बैड डेट्स, और बैड डेट्स होने के बाद फ्यूचर में उससे पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी बनती या पॉसिबल हो जाता है, तो इट विल टर्म्ड एज बैड डेट्स रिकवर। नाउ नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेज आर नोन एज लाइव स्टॉक। कई बार बिजनेसेस में इन चीज़ों को भी यूज़ किया जाता है फॉर द बिजनेस पर्पज, तो इनको हम बिजनेस में कंसिडर करते हैं एज लाइव स्टॉक, क्योंकि उसको भी खरीदा जाता है किसी न किसी कॉस्ट पर। जैसे हॉर्स ही है, काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो उनको खरीदा आपने अपने बिजनेस में यूज़ के लिए, पर्पज, फॉर दैट पर्पज, तो इट विल बी टर्म्ड एज योर लाइव स्टॉक। देन आता है लास्ट टर्म आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स in the shares of or debentures of the company with the intention of earning a return। तो अक्सर जो घर में हम सेविंग देखते हैं अपने पेरेंट्स की, सुनते रहते हैं कि कहीं एफडी में पैसा लगाया है, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो वो जो अमाउंट हम कहीं डिप्लॉय करते हैं, फंड्स को एक तरीके से प्लांट वे में रखते हैं, कहीं पर जमा करते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर इन्वेस्टमेंट। तो वही सेम चीज़ आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चलेंगे। तो ये था आज का एक वीडियो, थोड़ा लेंथी जरूर हुआ, आई नो, बट यू नो दैट कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इसके अंदर, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो इसीलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, बट आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, और साथ ही ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।